एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, चातक तुलसीदास को रामचंद्र की आस। हमारे समाज में अब नेकी खत्म है और दयालु तो अब कोई कोई ही होता है। इतनी नफरत है। एक कवि के लिए और भी जरूरी है कि वो एक समुद्र की तरह हो जिसमें दुनिया के सारे नाले भी मिलते हैं और सारे रत्न भी वही हैं। आखिर कविता क्या करती है? उसका एक काम ये भी है कि हम जैसे हैं उसको वो खोल कर रखे। और हम मतलब केवल कवि नहीं, सब। जो संगीत का मूल तत्व है कविता के लिए, वो संगीत कहाँ से आता है? वो है सांस की लय। इससे बड़ा संगीत और इतनी बड़ी लय दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा सारा ध्यान दो बातों पर रहा। पहली बात तो यह है कि कम से कम में ज़्यादा को कहा जाए। कविता इसी की कला है। एक हिंदी के लेखक को संस्कृत काव्य शास्त्र का ज्ञान और संस्कृत काव्य का तो बहुत ज़रूरी है ही, और उर्दू का भी। हम उस समाज की खोज में हैं जहाँ समानता हो, न्याय हो और आज़ादी भी हो। सोवियत संघ में जब कविता की किताब निकलती थी तो लंबी पंक्ति में लोग खड़े होते थे। अब किताबें छपना मुश्किल हो गया। मुझको सचमुच लगा कि आस्तिक अच्छे कवि हैं और मुझको लगा कि वो कविता अच्छी है। कोई पुरस्कार इसलिए न दिया जाए कि आप उसे जानते हैं तो भी गलत। दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन विश्वास कुछ लोगों का करो। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अभी जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो पंक्तियां वायरल हैं। वो पंक्तियां हर युवा की ज़बान पर हैं। वो पंक्तियां हर उसके लिए उस धार का काम करती हैं जो सोचता है कि जीवन में उसके पास क्या बचा है। आज मेरे साथ उन्हीं पंक्तियों को लिखने वाले रचयिता हैं। मैं वो शंख, महाशंख, योगफल, अपनी केवल धार, नए इलाके में जैसी कृतियों के रचयिता, जिनके पास आवेग भी है, तर्क भी, धैर्य भी है, बेचैनी भी, जिनके यहाँ शेक्सपियर भी मिलेंगे, निराला भी मिलेंगे, तुलसीदास भी मिलेंगे, कबीर भी मिलेंगे, और वो खुद हर जगह मिलेंगे। अरुण कमल। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत संगत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हिंदवी का। ये धार कैसे बची हुई है अब तक? अब ये तुम नहीं कह सकते कि बची हुई है या नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भी धार हमेशा रहती नहीं है, वो कुंद होती है। हाँ। और फिर से आपको धार या सान चढ़ाना पड़ता है। कैसे चढ़ाते हैं? वो जाहिर है कि जैसे हजाम है तो एक चमोटी पर उस तुरे को रगड़ते हैं, तो एक कवि की चमोटी क्या होगी, वो कहाँ रगड़ेगा अपने उस तुरे को। तो ये जो ज़िंदगी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी, आपके जो अनुभव होते हैं, जो भाषा आप एकत्र करते हैं, वही सान चढ़ाना है, वही आप धार है। लोहा तो होता ही है, वो सबके पास होता है, लेकिन उसमें धार जो है वो जीवन के अनुभव से आती है। और ये अनुभव हर उम्र में अलग अलग होते हैं सबके पास। हर उम्र में अलग अलग होते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शुरू से आपके साथ, आपके भीतर रहते हैं, और वो सभी अनुभवों में मिलते भी जाते हैं। जैसे बचपन के अनुभव, उससे कोई अलग नहीं हो सकता। यहीं से शुरू करते हैं। बचपन और किशोरावस्था के जो अनुभव होते हैं वो ज़िंदगी भर आपके साथ होते हैं, और वो लगातार आपके साथ होते हैं। किसी का बचपन कैसा था और किशोरावस्था, इससे आप उसके बहुत से पक्षों को जान सकते हैं और कविता की पूरी बनावट को भी समझ सकते हैं। समझते हैं और जानते हैं किसी का बचपन, यानी आपका बचपन कैसा था, ताकि हम कविता की बनावट को समझ सकें। मेरा बचपन बहुत मामूली था।
कोई ऐसी खास बात नहीं थी। छोटी छोटी जगहों में रहे, अक्सर बहुत छोटे कस्बों में और गाँव में भी, जैसे अपने ननिहाल जाते थे तो वहाँ, और पढ़ाई कई जगह मेरी हुई। पिताजी का तबादला होता गया, पैदा हुए नासरीगंज में, वहाँ 1 साल रहे। अब वहाँ की कोई स्मृति तो हो नहीं सकती थी मेरे पास, लेकिन एक काल्पनिक स्मृति मेरे पास कभी कभी होती है उसकी, जो अपने माता पिता से सुन करके जो मैंने हासिल की, कि सोन का किनारा है और एक छोटा सा मकान है और बाहर नल है घर के बाहर। इतनी सी एक काल्पनिक स्मृति है। स्मृति अगर काल्पनिक हो सके तो, अक्सर स्मृति और कल्पना अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर कोई काल्पनिक स्मृति होगी तो ऐसी होगी। तो वहाँ के बाद फिर कई जगह, गढ़हनी, बारुन, शेरघाटी, कुदरा, हसन बाज़ार, इतनी जगहों पर मेरी पढ़ाई होती गई। और ये सब जो जगह हैं वो पुराने शाहाबाद यानी भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, इतनी इस छोटे से इलाके के। पिता कम्युनिस्ट पार्टी में थे? हाँ, वो पहले थे जब वो पढ़ते थे तब। उसके बाद पिता से आपको क्या क्या मिला जो आपने उनसे सीखा हो, या आपके भीतर आपके पिता कितने हैं? भाई, मिलने का तो ये पूरी ज़िंदगी ही मिलती है माता पिता से, तो जब वो मिल गई तो सब कुछ मिल गया। फिर भी कुछ होता है। हाँ। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदमी को में आत्माभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान। और जैसा चार्ली चैपलिन की माँ ने चार्ली चैपलिन को सिखाया था कि किसी भी चीज़ को उठाने के लिए झुकना मत। तो आप झुकेंगे नहीं तो कुछ उठाएंगे नहीं। तो ये बात मैंने सीखी, और ये सीखी कि ये दुनिया जो है ये आदमी ने ऐसी बनाई है, इसलिए इसको बदला जा सकता है। और ये कि आदमी को हमेशा अपना विकास, अपनी आत्मा का विकास करना है पढ़ते हुए। तो मैं पैदा हुआ तभी से घर में किताबें थीं, बहुत तरह की किताबें, और हमेशा मैं किताबें ही देखता था। तो इतनी बातें तो कम से कम सीखी, और बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी बातें जो मैं सीख सकता था वो नहीं सीख सका, ऐसा भी हो सकता है। और माँ से? वो ये कि दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन विश्वास कुछ लोगों का करो, और नुकसान किसी का न करो। ये शेक्सपियर की भी बहुत मशहूर पंक्ति है, लव ऑल, हार्म नन, ट्रस्ट फ्यू। तो ये सबसे प्रेम करो। ऐसे में फिर हिंसा, घृणा, किसी चीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह रह नहीं जाती। अब तक इस बात पर खरे उतर पाए हैं जो सीखा? प्रेम के मामले में तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सिवा प्रेम के और मैं कुछ कर नहीं सकता, और घृणा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो मेरा अगर नुकसान भी करते हैं तो मैं समझता हूँ ये उनका स्वभाव है, उन्होंने किया, हो सकता है कल वो ठीक हो जाए, न भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो विश्वास के मामले में? विश्वास मैं थोड़े से लोगों पर करता हूँ, सब पर विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़े से लोग बस हों तो ज़िंदगी चल जाती है। अब तक चल गई, आगे भी चली जाएगी। चलिए इस पर मैं हाँ, लेकिन इसमें गांधी जी का एक मुझको याद आता है। ये और बात ये मैंने गांठ बांध ली पढ़ने के बाद कि मैंने हमेशा लोगों पर विश्वास किया और आज तक कभी भी धोखा नहीं हुआ, ये गांधी जी ने कहा। तो मुझको भी लगता है कि अगर हम दिल से विश्वास करें तो शायद धोखा ना हो, और अगर धोखा हो जाए, मान लीजिए कोई कत्ल कर दे,
तो उसके बाद तो विश्वास विश्वास का सवाल नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ। अच्छा, आपने पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में जैसा कि मेरे शिक्षक बतलाते थे और परीक्षाफल भी बतलाता था कि मैं मेहनत करता था। लेबोरियस। मेहनत से अच्छे अंक आ जाते थे, अपने क्लास में फर्स्ट भी आ जाता था और स्कॉलरशिप भी मुझको मिला, नेशनल स्कॉलरशिप मैट्रिक में। लेकिन बाद में मेरी पढ़ाई में कुछ जैसा मैं चाहता था, शुरू में मैं गणित पढ़ना चाहता था और उन दिनों जयंत मिश्र नार्लिकर का बहुत नाम था, खगोल शास्त्री, जो अभी भी हैं, पुणे में रहते हैं, बहुत बड़े। और हॉयल के साथ मिलकर के उन्होंने एस्ट्रोफिज़िक्स में काम किया था, तो मैं चाहता था एस्ट्रोफिज़िक्स में काम करना, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन तारों को तो अभी भी देखता हूँ, बस उसी से काम चल जाता है। अब तो कवि के नज़र से देखते हैं तारों को। चाहे जैसे भी, लेकिन अभी भी मेरी दिलचस्पी विज्ञान में बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे अभी मैं यहाँ आया, उसके पहले मैं ओपेनहाइमर पर जो फिल्म आई है, हाँ, वो देख के आया। अच्छा, हाँ, हॉल में। कैसी लगी? हमको बहुत अच्छी लगी। मतलब एक फिल्म पूरी की पूरी फिल्म, जैसे कि वो विचार विमर्श ही तो है। तो विचार भी एक क्रिया है ये, क्योंकि सारी क्रियाएं वहीं से पैदा होती हैं, सारे कर्म वहीं से होते हैं। मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं उससे बात बहुत कर नहीं पाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप देखेंगे। हाँ, मैं देखूंगा, लेकिन ज़रूर देखूंगा। अच्छा, आपने कहा विज्ञान, खगोल विज्ञान, इन सब में आपका बहुत ज़्यादा रुचि थी उस टाइम पे, लेकिन रुचि आपकी एक और चीज़ में थी, संस्कृत, और दूसरा वेद में। और वेदों की शिक्षा के लिए आपने 2 साल का कोर्स भी किया था। अच्छा, ये मालूम है आपको? हाँ, वो हुआ ये कि उज्जैन में महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान है। तो ये जो सरकार आई थी भाजपा वगैरह की पहली, वो तो संस्था थी, लेकिन उन लोगों ने शुरू किया तभी उसी समय वेद में एक करस्पॉन्डेंस कोर्स 2 साल का। तो मैंने उसमें दाखिला लिया। उसमें पैसा कुछ लगता नहीं था, 50 या 100 रुपया शुल्क था, और साल भर का, 2 साल का। तो मैंने उसमें दाखिला लिया और वेद निपुण का मुझको वो प्रमाण पत्र मिला 2 साल के बाद। मैंने परीक्षा दी उसकी। लेकिन अब वेद या कोई भी ज्ञान ऐसा है कि आप अगर अभ्यासरत नहीं हैं तो फिर आप भूलते हैं। ये निरंतर अभ्यास की चीज़ है। लेकिन आपने ये भी लिखा कि प्रलेस आपकी पाठशाला रहा। तो टकराव नहीं हुआ? आप एक तरफ वेदों की शिक्षा ले रहे थे और दूसरी तरफ प्रगतिशील विचारों के साथ आप चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं टकराव तो हुआ होगा? ये किसने कहा कि ज्ञान प्रतिक्रियावादी होता है? आपको सब कुछ जानना है। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। मनुष्य ने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर सृजित किया, जो कुछ भी, ज्ञान के जितने स्रोत और जितने केंद्र हैं, सबसे हमको ग्रहण करना है। एक कवि के लिए और भी ज़रूरी है कि वो एक समुद्र की तरह हो, जिसमें दुनिया के सारे नाले भी मिलते हैं और सारे रत्न भी वहीं हैं। सब कुछ को वो रत्नों में बदलता है, अमृत में बदलता है, और विष भी होता है। तो इसमें कोई विरोध का सवाल नहीं। विरोध नहीं, दो अलग अलग विचार हैं। तो अलग अलग विचार नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ में मैं जब पटना आया तो मैंने अपने को उसी में पाया। अलग से कुछ चुनने का सवाल नहीं था। मेरे सभी साथी थे जो उसमें थे, और मैं उनकी गोष्ठियों में आने जाने लगा। मैं बोलने भी लगा, अलग अलग विषयों पर पढ़ने लगा, किताबें मिलती थीं, और हमने देखा कि इससे आदमी को
सीखने में, अपने को बदलने में, अपने को संवारने में बहुत मदद मिलती है। वेद या धर्मशास्त्र या कुछ भी, या बाइबल या कुरान या कुछ भी, ये सब आपको समृद्ध करते हैं। जैसे आपको सुन के अजीब लगेगा कि ब्रख्त से पूछा गया कि आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया। पहला तो बाइबल, जो मार्टिन लूथर ने जिसका अनुवाद किया जर्मन में। उसके पहले तो वो लैटिन में था या हिब्रू में था पहले। और दूसरा रुडयार्ड किपलिंग की कविताएं, जिनको उन्होंने अपनी दूसरी कविता में हायरलिंग ऑफ इंपीरियलिज्म कहा, कि जो साम्राज्यवाद का दलाल है, लेकिन वो इतना बड़ा कवि है और उसके पास ऐसा शिल्प है कि हमको सीखना है। तो हमको सीखने के लिए, जैसे राम ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास कि जाओ सीखो, वो मृत्युशैया पर हैं, तो सबसे सीखना है, कोई परहेज नहीं। अब तो बहुत परहेज होता है। अब बाकियों का हम क्या जानते हैं भाई, हम अपना जानते हैं, दूसरे के भागी हम थोड़े हैं। अरे सब आपके साथी हैं। साथी हैं तो कितने साथी हैं। हाँ। मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोगों पर विश्वास करो, हाँ। प्रेम सबसे करो, तो वो अभी भी है। कविता की तरफ आना कैसे हुआ? एक तो घर में किताबें बहुत थी, पाठ्यक्रम में कविताएं थी जो मैं बहुत चाव से पढ़ता था। होता यह है कि जिन चीज़ों में आपका मन लगने लगे तो आप समझिए कि आप उस तरफ जा रहे हैं। मन लगने का मतलब ये है, या प्रेम का मतलब क्या है, जिसके पास आप बार बार जाएं या जाने की इच्छा आपके मन में हो, तो यही प्रेम है। तो इन कविताओं के पास मैं बार बार जाता था और पत्रिकाएं बहुत आती थीं, उन पत्रिकाओं में पढ़ता था। तो मुझको लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ। और तब जब मैं 9वीं कक्षा में था, अच्छा आमतौर पर यही उम्र होती है 13, 14, 15 साल की, जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो मेरा मन करने लगा लिखने का। और ये कब लगने लगा कि अब मुझे प्रकाशित होना चाहिए, अब छपवाना चाहिए? ये कभी नहीं लगा। हाँ। ये दूसरे लोगों ने लिया और छापा। हाँ हाँ। जैसे हमारे दोस्त थे रामकृष्ण पांडे, पटने में, हमसे कुछ साल आगे थे पढ़ाई में, हिंदी में थे वो। तो उन्होंने मुझसे कविता ली, कहा कि हम इसको प्रकाशित करेंगे, और सेक्युलर स्टाइल पत्रिका वो निकालते थे, उसके पहले अंक में उन्होंने मुझको भी जगह दी। और फिर नंदकिशोर नवल जी ने, रामवचन राय जी ने, शिवचंद्र शर्मा जी ने, ये सब वहीं थे पटने में, और फिर तो बहुत सी पत्रिकाओं में। अच्छा, जिस दौर में आप, जिस दशक में आप पैदा हुए और जिस दशक में आपका पहला कविता संग्रह आया, लगभग 2 दशकों का अंतराल है उसमें, 80 में आपका संग्रह आता है और संभवतः 54 की आपकी पैदाइश है। तो 54 से 80 तक के बीच में आप किन 54 तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद ही जाहिर सी बात है आदमी पढ़ता है। कहिए, इसलिए कि होता ही है। देखिए, पढ़ाई एक तो किताब की होती है, दूसरे जो एकदम शिशु है, बच्चा है, वो भी सीख तो रहा है। जैसे जो समुद्र किनारे जो बच्चा पैदा हुआ उसका अनुभव, और जो हिमालय की किसी घाटी में पैदा हुआ उसके अनुभव में तो अंतर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और मैं मैदान में पैदा हुआ तो हम सबका अनुभव अलग अलग होंगे। बिल्कुल। और वो बिल्कुल शैशव की अवस्था से शुरू हो जाता है। और ये सब आपको बनाता है। ये सब दादी के आप बहुत करीब थे। हाँ, उनके पास मानस रहती थी और आप। हाँ, वो भक्त थी। हाँ, वो बहुत पूजा पाठ करती थी। हम बहुत ही नेक लोग, जो पूजा पाठ करने वालों का जो मैंने देखा है गाँव में और अभी भी, कि जो वास्तव में सिर्फ मैंने अपना अनुष्ठान करते हैं, वो बहुत नेक लोग होते हैं और दयालु। हमारे समाज में अब नेकी ख़त्म है और दयालु तो अब कोई कोई ही होता है। इतनी नफरत है
ये धार्मिक लोग थोड़े हैं जो हिंसा और नफरत करते हैं। इनको धर्म कर्म से क्या मतलब, पाखंडी हैं। तो मेरी दादी और बहुत सी मेरी दादियाँ थीं, जैसे मेरे पिता की मौसी, बुआ, तो वो सब इतने नेक लोग और दयालु महिलाएं थीं कि। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आस्तिक की एक परिभाषा जो आचार्य रामावतार शर्मा जी ने दी, वो ये है कि जो इस लोक में विश्वास करता है, इस अस्तित्व में सृष्टि के, वो आस्तिक है। तो उस अर्थ में मैं आस्तिक हूँ। सृष्टि में विश्वास तो वैज्ञानिक भी करता है, तो वो भी आस्तिक उस उनके अर्थ में। हाँ। लेकिन जो अर्थ आप सोच के कह रहे हैं कि भगवान में मेरा विश्वास है कि नहीं, मेरा किसी भगवान में विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये भगवान को भी मनुष्य ने गढ़ा और सारा कुछ। लेकिन मनुष्य ने एक ऐसी कल्पना की जो सबसे ज़्यादा उदात्त कल्पना है। अगर वो नबी हो तब भी सिर्फ उसके होने का एहसास, उसके होने का भरोसा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, चातक तुलसीदास को रामचंद्र की आस, इसी के सहारे दुनिया के अरबों अरब लोगों ने अपनी ज़िंदगी काटी। मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ और उनकी भावना को कहीं से आहत करने का मेरा कोई कभी भी इरादा नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कविताएं बहुत प्रार्थनामय कविताएं भी हैं, जिसमें आप बाकायदा प्रभु को याद करते हुए पूरे की पूरी कविता कह रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं अंजुम जी। पहली बात तो ये है, और एक गलतफहमी बहुत लोगों को होती है, कि कविता में जो मैं होता है वो कवि है। ऐसा है नहीं। नाटक में तो बहुत से पात्र होते हैं। एक नाटककार को सुविधा होती है, या एक महाकाव्यकार को, या एक कथाकार को, उपन्यासकार को, कि वो बहुत सारे पात्रों के जरिए उनकी बात कहता है, जिसमें कई बार उसकी भी बात शामिल होती है, कई बार नहीं भी होती। कवि जो है, जो ऐसी मेरे जैसा छोटा कवि जो कविताएं इस तरह के लिखता है, जिनको आप महाकाव्य नहीं कहेंगे, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, कुछ भी नहीं कहेंगे, तो वहाँ मैं बहुत होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। एक मैं में बहुत से लोग शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई कविता है जिसमें मैं कहता हूँ कि मैंने 3 खून किए। ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने किए, तब तो मुझको जेल में होना चाहिए। वो पात्र है। वैसे ही एक पात्र को हम गढ़ते हैं और उस पात्र के जरिए बहुत सी बातें करते हैं। वो जो पात्र है, जिन कविताओं के बारे में आप कह रहे हैं, ये कोरोना काल के दौरान मैं लगभग मृत्युशैया पर था, लेकिन मैं होश में तो था। तो मैंने भक्ति काव्य को पढ़ते हुए और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हुए मैंने एक पात्र गढ़ा कि ये एक पात्र है जो ईश्वर से संवाद कर सकता है और उससे उसको अपने पिता की तरह भी समझता है, माँ की तरह भी समझता है। तो ऐसी कविता क्या संभव है? तो मैंने कुछ वो कविताएं लिखी। तब आई नहीं प्रभु नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, जन परिजन हेतु कुटुंबी किसी को नहीं, उठा लेना एक रात नींद में और मैं झड़ जाऊंगा आधी रात के फूल की तरह। फिर बीच में आप इसी तरीके से। हाँ, तो ये एक इच्छा है कि मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। सर्वोत्तम क्या है कि आप जीवन जिए और किसी के रास्ते में ना आए, और जब मृत्यु भी हो तो किसी पर भार न हो, अंतिम दिन भी किसी के लिए बोझ न हो। फिर इसी प्रसंग की एक दूसरी कविता है, जब मैं मारा मारा फिरता था प्रभु, तब की बात है एक दिन अकस्मात वहाँ पहुँच गया जहाँ कहते हैं कभी सूरदास की कुटी थी। तो इस तरीके से आप पूरा फिर याद करते हैं, और भी ऐसी कविताएं जहाँ पर आपको ये प्रसंग मिलेंगे। अभी आपने स्वगत की बात कही कि कवि अपने से बात करता है। स्वगत और संवाद ये आपकी कविता में बहुत देखने को मिलते हैं। क्यों ये कॉम्बिनेशन
या फिर इस तरीके का योग फल क्यों रहता है आपकी कविताओं में? इसका कोई ख़ास वजह? ये स्वगत नाटककार में भी हो सकता है। हाँ। लेकिन एक नाटक में जो पात्र अभिनय करता है, जो पात्र है, तो वो उसके अपने स्वगत होते हैं। लेकिन एक कवि को जो छोटी कविताएं लिखता है, प्रगीत जिसे कहते हैं, उसको अलग से ये मौका नहीं है। लेकिन अपनी कविता में वो भी खुद से बात करता है और खुद अपनी बात कहता भी है। अपने जो आंतरिक द्वंद्व हैं उसको भी व्यक्त करता है। और इस तरह की जैसे पूरी की पूरी विनय पत्रिका वो स्वगत ही है। अंग्रेजी में रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं। और संवाद तो होगा ही, हर बोलना संवाद है और कई बार चुप रहना भी संवाद है। बिल्कुल होता है। और आत्मनिवेदन की प्रकृति? हाँ, ये एक जैसे कि मैंने ये भी आपकी कविताओं में खूब मिलती है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए मैंने कोई और मैं फिर कहूँगा कि अलग अलग पात्र होते हैं, लेकिन उसमें मैं भी शामिल हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ किया जो मुझको नहीं करना चाहिए था, तो एक संताप होगा, तो एक आत्मनिवेदन भी होगा, आत्मस्वीकार होगा। आत्मस्वीकार कहिए, आत्मनिवेदन नहीं। आत्मस्वीकार होगा। तो ये कविता में आत्मस्वीकार भी होता है और उसके अलग अलग तरीके होते हैं। क्या ये पाठकों से ज़्यादा आत्मीयता स्थापित करने के लिए होता है? ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर पाठक का एक अनुभव तो होगा नहीं, लेकिन उन अनुभवों तक हमको अगर हम पाठक तक पहुंचा सकें तो फिर अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि पहुंचे वो मेरे वो अनुभव, हम दोनों मिलके फिर उन अनुभवों के बारे में अनुभव करें, उन अनुभवों का। एक और शब्द से इसको लेते हैं, आत्माभियोग। ये शब्द, हाँ, आत्माभियोग, ये शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया। अशोक वाजपेयी ने एक बार ये इस्तेमाल भी किया था आपकी कविताओं के लिए, जहाँ पर आप कहते हैं कि आखिर इसी जान इसी देह की खातिर तो सब किया, जहाँ बोलना था चुप रहा, जिससे बोलना बंद कर देना था उससे हंस हंस कर बोला। ये आत्माभियोग कवि अगर दर्शाता है या दिखाता है, मैं फिर से उसी पर आ रहा हूँ, क्या ये दर्शाने के लिए होता है कि एक कवि भी उस पाठक की तरह ही है, कोई और किसी और धरती से नहीं आया है, या फिर वाकई में उसका मैं ये कह रहा होता है एक पश्चाताप के सेंस में होता है, तब वो आत्माभियोग की शैली में आता है? आप सही कह रहे हैं, पश्चाताप भी होता है। लेकिन आखिर कविता क्या करती है? उसका एक काम ये भी है कि हम जैसे हैं उसको वो खोल कर रखें। और हम मतलब केवल कवि नहीं, सब, वो सब उसमें शामिल हैं। अब मौसम कौन कुटिल खल कामे, इसका ये अर्थ नहीं कि तुलसीदास या सूरदास सबसे कुटिल, खल और कामी थे, उनसे ज़्यादा दूसरे लोग रहे होंगे। लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो खुद को तो शामिल करते ही हैं उसमें, वो सबको शामिल करते हैं। तो ये जो आत्मा वियोग है, ये शब्द ज़्यादा प्रचलित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें जो संहार हुआ, जो विनाश हुआ, तो कवियों ने भी, कलाकारों ने भी ये सोचा कि इसके लिए हम सब भी जिम्मेवार हैं। तो वहाँ से ये पद ज़्यादा प्रचलन में आया। लेकिन एक मनुष्य की तरह अगर हम सोचें, एक व्यक्ति की तरह, तो हम सब कुछ के लिए जिम्मेवार हैं। जो हाइड्रोजन बम गिरा उसके लिए भी, जो रोज़ हत्याएं हो रही हैं उसके लिए भी, कहीं भी कोई आदमी अगर दुख में है या संघर्ष कर रहा है तो हम सब में शामिल हैं। अच्छा, आपने ये दूसरी या तीसरी बार हुआ जब तुलसीदास का नाम इस पूरे हमारे कन्वर्सेशन संवाद में आया। आपके हर कविता संग्रह को अगर हम देखें तो उसके शुरुआती पन्ने पर विनय पत्रिका की पंक्तियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक प्रगतिशील कवि को
एक कवि को भक्तिकाल के एक कवि को याद करना पड़ता है और उस पंक्तियों को हर कविता संग्रह में देना पड़ता है। आपने कहा प्रगतिशील कवि और भक्त कवि। वो भी प्रगतिशील थे। नहीं हाँ, एक सेंस में। तो इसमें कवि दोनों में शामिल है। हाँ, तो जो शामिल है दोनों में हम उसी को ले रहे हैं। ठीक। और जो सब में शामिल है वो मनुष्य है। दुनिया के जितने मनुष्य हैं और जितने जीव हैं, बल्कि ऐसे कई, वो सब एक हैं। तो आपने जो ये कहा कि शुरू में मैं देता हूँ, तो वो पंक्तियाँ विनय पत्रिका के बिल्कुल आखिर की हैं। जब विनय पत्रिका पूरी हो गई है और तुलसीदास हनुमान जी को कहते हैं कि राम दरबार में जब सब देखना कि अगर सब ठीक ठाक है, माने अच्छा वातावरण है, तो उस समय जरा इसको बढ़ा दीजिएगा और उनका दस्तखत ले लीजिएगा, सही ले लीजिएगा, माने अटेस्ट कर दें वो कि हो गया। और तब पंचों से पूछिएगा। तो वो इसलिए है कि विनय पत्रिका दीन की बापू आप ही बाँचो, ही ये हेर तुलसी लिखी, सो सुभाए सही करी, बहुरी पाँच ही पाँचों। उसी तरह इस कविता को भी, इस किताब को भी पहले खुद पढ़िए, दूसरों की बात पर न जाइए। दूसरे अगर कह रहे हैं कि वाहियात है तो मत मानिए, आप खुद पढ़िए और तब पंचों से पूछिए, तब आलोचकों से पूछिए। तो ये ऐसा मैंने क्यों किया? एक तरह का टोटका भी है, कवच भी है कि भाई पाठक, तुम फलाने से क्यों पूछोगे? तुम खुद पढ़ो, पढ़ के देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कितनी बार पढ़ते हैं अपना लिखा हुआ? अपना लिखा हुआ छप जाने के बाद शायद ही मैं कभी पढ़ता हूँ। उससे पहले? उसके पहले कई बार, बहुत बार, कई ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। एक कविता कई कवि एक बार में कहते हैं हम लिख लेते हैं, आपके साथ क्या है प्रक्रिया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं छपने जाने तक मैं संशोधन करता हूँ, और कई बार तो जब किताब आ जाती है उलटता जरूर हूँ एक बार, तो मुझको लगता है अरे ये तो पंक्ति में यहाँ तो लोच है, ये मुझको ठीक करना चाहिए, तो ये भी होता है। अच्छा, आपने कहा कि पाठक खुद पढ़े, किसी पे भरोसा ना करे, कम करे अगर करना भी है तो, लेकिन खुद ये तय करे कि अच्छा है या बुरा है। आप हमेशा, हम इनफॉर्मल जब बातचीत बाहर भी कर रहे थे तब भी ये बात बार बार उठी कि लोग कविता पढ़ने की सेंस नहीं है, बची नहीं है। तो ये सवाल मैं आपसे सीधा ही पूछता हूँ कि एक कविता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, अभी क्या है कि लोगों ने कविता पढ़ना सीखना बंद कर दिया, कोई सिखलाता भी नहीं है। ठीक, लेकिन हम कैसे सीखें? एक तो बड़े आलोचकों को पढ़ के, उनसे हमको पता चलता है कि कविता कहाँ है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह भारतेंदु की वो मशहूर पंक्ति जो मुझको बहुत प्रिय थी और अभी भी है वैसे, मरेहू पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो श्रेष्ठ कविता नहीं है, इसमें विभत्सता है, मरने के बाद आंखों का खुला रह जाना, जबकि ये प्रेमी या प्रेमिका की प्रतीक्षा में वो आंखें खुली रहेंगी। तो मुझको लगा कि हाँ ये तो है, तो ये कविता पढ़ना सीखना हुआ। शुक्ल जी सबसे बड़े शिक्षक हैं इस मामले में। और फिर नामवर जी, नामवर जी ने सिखलाया कि कविता कैसे पढ़ें। उनकी पूरी आलोचना जो लिखित है वो यही है, और अंग्रेजी के आलोचकों ने तो यही इसी पर काम ही किया। तो खैर, पहली बात यह है कि कविता को पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, मिला के पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, पूरा वाक्य पढ़ना चाहिए एक बार, फिर उसको संस्कृत की तरह अन्वय करके पढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर पूरी कविता को पढ़ना चाहिए, और तब सबसे पहले पाठ पर जो बोल के पढ़ा गया पाठ है, जिसमें ध्वनि का अनुभव हमारा शरीर करता है, उसको वैसे पढ़ना चाहिए।
तो उसके संगीत का पता चलता है। ये तो अकादमिक तरीका पढ़ने का यही हुआ। तरीका है। अगर अकादमी ने इसको स्वीकार कर लिया है तो अच्छी बात है। तरीका इसीलिए कविता आप देखेंगे कि अक्सर बोल बोल के पढ़ी जाती है, और इसीलिए काव्य पाठ भी होता है, ताकि उसके संगीत के तत्व के, उसके ध्वनि को हम लोगों तक पहुंचा सकें। आपने एक जगह कहा कि समकालीन कविता ने नाटक के तत्व अधिक ग्रहण कर लिए हैं और संगीत की ओर ले जाने वाले तत्व अब उसमें नहीं बचे हैं। तो फिर वो कविता के संगीत को आप कैसे पकड़ेंगे? अब संगीत एक जो मान लीजिए कि शास्त्रीय संगीत है, वो अलग चीज़ है, लेकिन संगीत सब कुछ में है। सबसे जो संगीत का मूल तत्व है कविता के लिए, वो संगीत कहाँ से आता है? वो है सांस की लय। इससे बड़ा संगीत और इतनी बड़ी लय दुनिया में कहीं नहीं है। कविता इस लय को पकड़ती है। अब दशरथ की मृत्यु हो रही है और कुछ नहीं है उस पंक्ति में, राम राम कहे राम, राम 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 कहे राम। सांस निकल रही है और इसको एक महान कवि ने पकड़ा। वंडरफुल, वंडरफुल एंड वंडरफुल येट वंडरफुल। गाढ़ तन आषाढ़ आया, अब ये निराला की पंक्ति है। तो उन्होंने पूरे उस आषाढ़ के बादलों के गाढ़ेपन को, घनत्व को पकड़ा। तो सांस की लय, आप जैसे आप दौड़ रहे हैं तो अलग होगी, दुख में हैं तो अलग होगी, खुशी में अलग होगी, संताप में अलग होगी, ग्लानि में अलग होगी। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक कवि की मेहनत यहाँ भी झलकती है कि उसने सांस की लय पर उसको कितना अधिकार है, और ये बोलने से प्रकट होता है। अच्छा, आपने एक और चीज़ यहाँ पर याद आ रही है इन्हीं सब चीज़ों से, चूँकि आप उन तमाम लोगों को इस समय याद कर रहे हैं। आपने तुलसी को याद किया, निराला को याद किया, और यही लोग आपके लिए एक सांस का काम भी करते हैं आपकी कविता में। लेकिन आप कहते हैं कि आपके भीतर वो चीज़ें नहीं हैं जो निराला, प्रसाद, शमशेर या मुक्तिबोध में है। ऐसा फिर आपने क्यों कहा? भाई वो बहुत बड़े लोग हैं, और उसका अगर एक अंश भी किसी को मिल जाए तो बहुत है। तो वो नहीं है, हम वो नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। और ये शुरू में किसी कवि को मालूम नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो मुझको इतनी समझ हो गई है कि वो बहुत बड़े लोग थे, और मैं यही, मेरे लिए यही बहुत है कि मैंने उतने बड़े कवियों को पढ़ा और दुनिया के कुछ महान कवियों को मैं पढ़ सका। मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे जीवन की सार्थकता सबसे बड़ी यही है। कविता तो कुछ अभ्यास आप कर लेंगे तो लिख ही लेंगे। अच्छा, शौक आपको अब चूँकि इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है, निराला के यहाँ भी आपको शौक मिलता है, पूरी की पूरी कविता ही है, मुक्तिबोध के यहाँ भी ये बहुत आता है। आपको शौक इतना आकर्षित क्यों करता है? मैं आकर्षित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ भार, मौत, ये अब तमाम कविताएं देखेंगे। इनके अलावा श्राद्ध का अन्न है, गया है, इन तमाम जगहों पे आपको शौक दिखलाई पड़ेगा। बार बार शौक का आना क्यों? अब जीवन में खुशी तो है, जिंदा होना ही और जिंदा रहना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिसको फैज़ ने नेमत ज़ीस्त कहा है। ये जिंदा रहने की नेमत, ये अपने आप में बहुत है। और कविता शुरू से, वाल्मीकि से आप चलिए, भवभूति कालिदास होते हुए और भक्ति काव्य कबीर होते हुए आइए, तो सबने जीवन का यह जो पक्ष है, शोक और दुख का जो स्याह पक्ष है, उसको ज़्यादा व्यक्त किया। कविता मुख्यतः यही करती है, क्योंकि बाकी तो है ही, जो सुख है, जो हंसी खुशी है, वो तो है ही, कविता में वो भी आती है। इसलिए जो बड़ा कवि होगा, जैसे
निराला या कबीर या तुलसीदास, उसमें ये सब आएंगे, लेकिन ये स्याह पक्ष ज़्यादा होता है। वो इसलिए भी होता है कि उसके बारे में एक कवि या कलाकार ही कह सकता है ज़्यादा। किसी धर्मशास्त्री से, किसी अर्थशास्त्री से, किसी राजनीतिज्ञ से तो हम ये उम्मीद नहीं करते। लेकिन ये कवि तो कहेगा, वो कैसे छोड़ देगा। इसलिए आपकी एक कविता का जिक्र कर रहा हूँ और मैं इसकी रचना प्रक्रिया जानना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर ये कविता आपने कैसे लिखी होगी। ये कविता पढ़ते हैं तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। संबंध, जिसमें एक बच्चा होता है एक स्त्री के, और उसके स्तनों से दूध नहीं उतर रहा है और उसके देवर को बुलाया जाता है। देखिए, ये पहले प्रथा थी। पढ़ना चाहेंगे पहले उस कविता को? आप जैसा कहें। पहले आप उस कविता को। संबंध, इसका शीर्षक है संबंध, लेकिन उसके पहले हम एक दो बात कह दें जी। पहले ये एक परंपरा थी गाँव में ख़ास तौर से कि जब दूध नहीं उतरता था, जो पहिलौठ, जो पहली बार प्रसव होता था, तो उपाय क्या था? वहाँ तो कुछ चिकित्सा सुविधा तो थी नहीं ऐसी, तो देवर को बुलाया जाता था और वो थन को लेके मुंह से खींचता था। लेकिन यह तो एक, मैंने जिसको कहते हैं, यहाँ से कविता शुरू होती है, ये एक संदर्भ है। लेकिन ये वास्तव में स्त्री पुरुष संबंध पर है। कितने तरह के संबंध संभव हैं स्त्री और पुरुष में, ये वास्तव में उसके बारे में है। तुम्हारी देह से छूटा हुआ पहला बच्चा रो रहा था तुम्हारी देह के किनारे, और तुम्हारी छाती से दूध छूट नहीं रहा था। तुम हार गईं, माँ भी और दादी, और तुम्हें घेर कर खड़ी थीं टोले की औरतें जिनकी साड़ियों के कोर गीले थे। मुझे बुलाया गया, सब हट गईं एक एक कर, और माँ ने कहा तुम इसका थन मुंह में लेकर खींचो, और माँ भी बाहर हो गईं। खड़ा रहा मैं जैसे हत्या लगी हो। तुमने हुक खोले और गाय की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, और मैं कांप गया। दोनों स्तन इतने कठोर, और बच्चा रो रहा था एक ओर। नहीं कह सकता वह सुख था या शोक, मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति या पुत्र। मैंने कंठ में रोक लिया था वह दूध। हम अलग हो चुके हैं अब, अलग अलग चूल्हे हैं हमारे और अलग अलग जीवन। वह बच्चा भी अब सयाना है और तुम भी ढल गई हो। फिर भी मैं कह नहीं सकता यह कैसा संबंध है, मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा। तो ये स्त्री पुरुष संबंध कितने तरह के हो सकते हैं, इसके कितने स्तर हो सकते हैं। ये इसके अलावा भी बहुत से स्तर हो सकते हैं। है क्या कि अब कोई भी कविता या कोई भी उपन्यास अकेले में सब कुछ नहीं कहता। बहुत सारी कविताएं आपको लिखनी पड़ती हैं, बहुत से नाटक, बहुत से उपन्यास, तब जीवन का एक अंश आप कोई नया अंश प्रकट करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है सिलसिला। कविता जब आप लिख रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपके सामने ये दृश्य रहा होगा, आपने देखा होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा। लिखते हुए किस तरह भाषा की सावधानी एक कवि के तौर पर आपने बरती? अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पूरे दृश्य को कहीं से भी, पहला तो ये कि अश्लील न होने दिया जाए, दूसरा ये कि उसकी गरिमा कहीं से घटे नहीं। लेकिन फिर भी वो सारा जो है, जैसे वो देवर पुरुष है, तो एक आकर्षण तो उसके मन में भी है।
वो स्त्री है उसके लिए एक लिहाज भी है, एक अनिवार्यता भी है, एक उसकी अपनी पीड़ा भी है, ये सब कुछ है। अब इस सब कुछ को व्यक्त करना है और इसके लिए आपको बहुत से उसमें बिंब आते हैं, बहुत बहुत तरह के। जैसे गाय की बड़ी बड़ी आँखों से देखा तो आप देखिए उसमें जो करुणा भी है, भय भी है, आशंका भी है, और वो सबसे ज़्यादा विचलित कर देने वाली आँखें होती हैं, और स्तन इतने कठोर। तो आपने कहा ना कि आपने कैसे सावध, तो इसके बाद मैंने एक और उपमा दी थी कैता के फल से। तो जो पहली बार छपी तो उसमें है वो, लेकिन बाद में मैंने उसको हटाया। वो इसलिए हटाया कि अभी उसको और कुछ नहीं सूझेगा। ये कवि अपने मन से सोच के ला रहा है, तो हमने उस वास्तविकता को जरा भी क्षति नहीं पहुंचाने के लिए उसको हटाया। तो चेखव के बारे में कहा जाता है कि वो अंत तक अपनी कहानी को छोटा करते जाते थे कि ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है। तो ये मेरे साथ भी मैंने सीखा चेखव की कहानियों से कि वो है बस वही रखो जिसके बिना आप तुम्हारा काम नहीं चल सकता हो। या गांधी जी की धोती की तरह, बस तुम्हारे शरीर पर उतना ही वस्त्र हो जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। वैसे ही कविता में कुछ भी अतिरिक्त ना हो। तो ये मेहनत, ये भय नहीं था कि इसकी आलोचना खूब होगी? उससे हमको क्या डर है, मेरा कोई क्या कर लेगा। हमको कुछ चाहिए नहीं। हुई भी? हाँ, अच्छी बात है, हुई भी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, होती ही रहती है, इससे कोई बात नहीं। क्या क्या अभी जो आपने चेखव वाली बात कही, क्या इसीलिए आपकी कविताओं का जो आकार है वो सामान्यतः सामान्य होता है, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी? लंबी कविताओं को लिखने का चलन बीच में खूब आया। जिस दौर में आप लिख रहे थे उस दौर में भी लंबी लंबी कविताएं खूब लिखी गई। आपने नहीं लिखी, ना के बराबर लिखी। हालांकि अनिवार्यता नहीं है किसी कवि पर। हाँ, जैसे योगफल में ही है प्रलय कविता। हाँ, बहुत कम लिखी है, मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, या कविता 2013, हाँ, ये भी है, शायद योगफल में ही है या उसके पहले वाले योगफल में है। हाँ, तो और भी दुःस्वप्न में हैं कुछ, लेकिन मेरा सारा ध्यान दो बातों पर रहा। पहली बात तो यह है कि कम से कम में ज़्यादा को कहा जाए। कविता इसी की कला है, कम से कम में अधिक से अधिक कहना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप कैसे करेंगे, ये जो संघनन होता है ये कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है बिंब। बिंबों के जरिए, यानी जिसे उपमा आप कह सकते हैं, संस्कृत में बिंब शब्द नहीं है। ऐसा केदार जी ने कहा था मुझको कि बिंब बाहर से आया, इमेज। लेकिन ये संस्कृत काव्यशास्त्र में उपमा जिसको कहते हैं, और उपमा फिर जब वो ज़्यादा जटिल हो तो बिंब भी बन जाता है। तो ये उपमा की खोज करनी पड़ती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संदर्भ में देखना, मिला के देखना, किसी को अकेले न देखना। जब आप मिला के देखेंगे तो कविता होगी, जब आप अलग अलग देखेंगे तो कविता नहीं होगी। तो यहाँ उपमा से शुरू होता है और वो बिंब का निर्माण आप करते हैं। तो इस तरह कई बार जब बिंब का निर्माण आप कर रहे होते हैं या कोई इमेज आपने देखी, बहुत बार ऐसा होता होगा कि उस बिंब के लिए आपको सही शब्द नहीं मिल रहे जो उसका अर्थ प्रेषित कर रहे हैं। तब क्या बिंब में परिवर्तन करते हैं आप, या फिर उस शब्द सबसे नज़दीकी शब्द उसे खोज रहे होते हैं? और ये भी एक है कि बिंब जो आपका बना वो कागज़ पर आते आते कई बार परिवर्तित भी होता है। तब उस समय कवि क्या करता है? अब ये थोड़ा, ये जो सृजन प्रक्रिया है ये थोड़ी जटिल होती है। और टेढ़ी होती है, कई बार ये चलती रहती है भीतर भीतर।
और कई बार आप भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर अचानक उस पर आप लौटते हैं और तब उसका संशोधन परिवर्धन करते हैं, और तब कई बार वो शब्द आपको मिल भी जाता है। कई बार आप उस पूरे जो उपमा है उसको आप बदल भी देते हैं, कई बार पूरा बिंब परिवर्तित होता है। इस तरह ये काम चलता रहता है, ये एक बार में ख़त्म नहीं हो जाता, चलता है। दूसरी कोशिश जो मेरी रही वो ये, और यहाँ पर मैंने ख़ास तौर से ये जिद की तरह ये किया कि मैं कोई वक्तव्य न दूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अब ठंड आ गई, तो ये वक्तव्य हुआ, ठीक। लेकिन वाल्मीकि से हम एक उदाहरण लें कि हाथियों का एक झुंड, उसको प्यास लगी है, पानी पीने सरोवर के किनारे गया। उसने अपनी सूंड पहले हाथी ने डाली पानी में और उसको सिकोड़ लिया, मतलब पानी ठंडा हो गया है। और इसके बाद वाल्मीकि आगे बढ़ जाते हैं, शरद आ गया। तो एक बड़ा कवि ऐसे करता है। तो ये मुझको लगा कि ये मैं कभी ये न कहूँ कि ठंड है, मैं वो कहूँ कि पढ़ने वाले को लगे कि अरे सचमुच ठंड है। तो बॉडलेयर के बारे में मार्शल प्रूस्त ने, महान उपन्यासकार मार्शल प्रूस्त, महान कवि, आधुनिकता की शुरुआत होती है बॉडलेयर से, आधुनिक कविता की। उनके बारे में प्रूस्त ने कहा, बहुत दिलचस्प बात कही कि बॉडलेयर ने बहुत सी चीज़ों के बारे में कहा, लेकिन कभी भी किसी चीज़ के बारे में वक्तव्य नहीं दिया। हमेशा एक इमेज, एक सिंबल के जरिए उसको व्यक्त किया। कभी ये नहीं कहा कि पेरिस में अब सुबह हो गई। वो जो झाड़ू देने वाले हैं उनके बिंब के जरिए और उससे उठती हुई धूप में उठती हुई धूल के जरिए उन्होंने बतलाया कि सुबह हो गई। तो ये मेरी अपनी निजी कोशिश हमेशा यही रही, और इसमें मुझको फैलाव की नहीं बल्कि ज़्यादा संघनन की ज़रूरत पड़ी। यानी कही गई चीज़ को ही नहीं बल्कि नई से नई चीज़ को नए से नए तरीके से कहने की कला आनी चाहिए, बिंब के जरिए, प्रतीक के जरिए। और वो उसको इतना आंतरिक होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि अंधेरा है। ठीक। अरुण जी, जितनी बातें अभी आपने कही, समझाई एक तरीके से सारी, क्या ये आप क्लास में पढ़ाते हुए भी छात्रों को समझाया करते थे? अगर ऊंची कक्षा में पढ़ाना हो तो जरूर। आपने कॉलेज में पढ़ाया ही? हाँ। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। उससे पहले आप बैंक में काम कर रहे थे। ये स्विच कैसे आया? बैंक में मैं 1 महीना था। हाँ। लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगा। और पिता भी नहीं चाहते थे? हाँ, वो भी नहीं चाहते थे। हाँ। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद करीब 1 साल लग गया घूमते घामते। तो उसके बाद फिर पढ़ाने वाला काम मिला। कितना मदद मिली अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने से हिंदी साहित्य के लेखक के तौर पर खुद को स्थापित करने में? एक तो पढ़ाने से कोई मदद नहीं मिली। वो इसलिए कि अब मुझको लगता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बहुत ही गलत तरीके का है। हमको थोड़े से लोगों को पढ़ना पड़ता है और उस पूरी परंपरा को पढ़ाया नहीं जाता। परीक्षा के हिसाब से सब कुछ पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाई बहुत ही खास तरह की होनी चाहिए। थोड़े से लोग पढ़ें साहित्य, क्या जरूरी है कि इतने सारे लोग पढ़ें। मैंने विधिवत विद्यार्थी होना, साहित्य सबको पढ़ना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन विधिवत विद्यार्थी थोड़े से लोगों को होना चाहिए और उनको गंभीरता से, गहराई से सब कुछ पढ़ाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो भी। तो उससे तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़ने से मुझको मदद मिली। एक तो एक इतनी बड़ी परंपरा, आधुनिक आलोचना की किसी दूसरी भाषा में विश्व में नहीं है 500 वर्षों की, तो वो एक बड़ी बात थी। दूसरे उससे फिर पूरी दुनिया के साहित्य तक हम पहुंच सकते थे, ये भी है। अभी जैसे आपने कहा कि उस परंपरा को पढ़ने की समझ आपको मिली
और आपको ये शिकायत कई बार रहती है, आप साहित्य में विश्व साहित्य या परंपरा को पढ़ाए जाने के या पढ़ने के आग्रही रहे हैं। ये कहने के पीछे क्या ये भाव आपका ये भी है कि जो हिंदी साहित्य या आलोचना की जो परंपरा है वो अपने आप में सीमित है और सिमट सी गई है? नहीं, सिर्फ ये नहीं है। आदमी को हमेशा विस्तार में जाना चाहिए। आदमी को हमेशा अधिक से अधिक संपर्क में जाना चाहिए। आप जितना अपने में रहेंगे, सिकुड़े रहेंगे, छोटी दुनिया होगी, आप उतना ही छोटा बने रहेंगे। तो एक हिंदी के लेखक को संस्कृत काव्य शास्त्र का ज्ञान और संस्कृत काव्य का तो बहुत ज़रूरी है ही, और उर्दू का भी, क्योंकि खड़ी बोली जो है वो उर्दू और हिंदी दोनों एक ही है, खड़ी बोली। और आधुनिक कविता जो भारतेंदु से एक तरह से शुरू मानी जाती है, उसके पहले वो नज़ीर अकबर आबादी और गालिब और मीर में है, और दक्कनी में भी है, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ आए तो अंग्रेजी भाषा भी लाए। इसके ज़रिए हम अंग्रेजी के साहित्य को और दुनिया की सभी भाषाओं के साहित्य को आसानी से अपने तक ला सकते हैं। वैसे खुशी की बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में अब सीधे दुनिया की सभी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद होता है, सीधे। लेकिन मूल तौर पर अंग्रेजी के बड़े कवियों पर या संस्कृत के बड़े कवियों पर आपको पढ़ने को देवनागरी में नहीं मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ तक कि जैसे मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मान लीजिए वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, भास हैं, तो कोई भी भवभूति या किसी को भी लीजिए आप, तो इन पर हिंदी में कौन सी किताब है या लेखों का संकलन ही जो हिंदी के लेखकों ने लिखा, या शेक्सपियर पर ही या तोल्स्टॉय पर ही, तो मुझको नहीं मिलता। हो सकता है हो, और अभी जो लोग अगर देख सुन रहे हैं तो वो बताएंगे आपको कि नहीं है, और तब हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि मिले हमें भी। लेकिन उस मात्रा में नहीं है जिसमें होना चाहिए अपनी परंपरा। मुझको तो नहीं मिला। जैसे कि एक पूरी किताब आप सोचें कि तोल्स्टॉय या दोस्तोयेवस्की या शेक्सपियर पर हो, जो दुनिया की सभी भाषाओं में मिल जाएगी, बड़ी भाषाओं में, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, तो ये काम भी हम ही को करना है। और ये काम कब तक रुका रहेगा? जैसे आप ही ने एक जगह लिखा, मेरे पास चूँकि मैंने वो फ़ोन में पढ़ा इसलिए इसी से लेके मैं दे रहा हूँ, कि गोष्ठियाँ, विचार विमर्श, पत्रिकाएं, पुरस्कार उसी संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। इससे पहले आप संघर्ष की बात कर रहे थे। इसलिए साहित्य स्वायत्त होते हुए भी समाज में चल रहे संघर्षों का आईना होता है। ठीक है। आलोचना का काम देखते हुए मुझको ये लगा कि अभी हिंदी का वैचारिक आलोचनात्मक वातावरण शिथिल है। ये आपकी पंक्ति है। हाँ, ये सही है, मैंने कहा। और मैं मानता हूँ कि जो उद्वेलन नई कविता के समय था, प्रयोगवाद के समय था, प्रगतिवाद के समय था, या जो 8वें दशक के शुरू में था, 8वें दशक 9वें दशक तक, वो अभी शिथिल है। आप कविता के सवालों पर, साहित्य के सवालों पर, जीवन के सवालों पर कम बात करते हैं, ऐसा मुझे लगा। नहीं, एक ये भी तो है ना नरुम जी, एक दौर था जब छायावाद, फिर उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, फिर 60-70 दशक, ये तमाम चीज़ें चली, ये आंदोलन चले। एक ये भी बात है कि ऐसा क्या हुआ कि 60 या 70 के दशक के बाद इस तरह के आंदोलन हिंदी में दिखलाई नहीं पड़ते हैं? आंदोलन तो एक नाम दिया गया, लेकिन अगर हम नाम न भी दें तब भी परिवर्तन तो हुए। चूँकि इन कवियों ने अपना कोई नाम नहीं दिया, इसलिए कि ये उस कविता की खोज में थे जो संपूर्ण कविता हो। न तो वो केवल नई कविता हो, न तो वो केवल प्रयोग हो, न वो केवल प्रगति हो, न वो केवल छाया या स्वच्छंदता की बात हो। जीवन के संपूर्ण वर्णक्रम को
लेकर के जो कविता लिखी जाएगी, हम उसकी खोज में थे और हैं, और इसलिए नाम देना जरूरी नहीं है। और इन सभी कवियों ने काम भी किया, हमारे साथ के लोगों ने भी, हमारे बाद के लोगों ने भी अलग अलग ढंग से काम किया और कर रहे हैं। आपके साथ जिन जिन कवियों ने लिखा या आपसे पहले के, उनमें किन किन कवियों को पढ़ना या कविताएं आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं? मुझे कोई प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रेम का अर्थ है जहाँ बार बार लौटें, जो प्रिय होता है। तो प्रिय हमेशा पहले की कविताएं होती हैं, साथ के लोगों की नहीं, तुरंत पहले के लोगों की तो बिल्कुल नहीं। और आप पीछे लौटते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने नागार्जुन को पढ़ना शुरू किया, नागार्जुन, मुझको त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय को मैंने बाद में ढूंढा, और फिर निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद, ये सब मुझको बहुत प्रिय रहे। दिनकर भी रहे, और कथाकारों में? बच्चन भी। कहानियाँ मैंने कम पढ़ी, उपन्यास कम पढ़े। लेकिन आपको संगत तो कथाकारों की पसंद है। कथाकारों की एक खास बात ये होती है कि बहुत गप्पी होते हैं वो, और इतनी मज़ेदार बातें वो करते हैं कि मेरी तबीयत खुश हो जाती है उनके साथ रह के। कभी लोग कम गप्पी होते हैं लेकिन कथाकार बहुत अच्छे गल्प लिखते हैं, तो वो गप्पी तो होना है उनको। ऐसा क्यों होता है, कभी कम गप्पी होते हैं? कभी ज़्यादा दूसरी बातें सोचता रहता है। हाँ, अच्छा, एक प्रसंग मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, जब आप कह रहे हैं दूसरी बातें सोचता रहता है। हुआ कुछ, मान लीजिए, और आपने सोचा कुछ, अर्थ निकला कुछ। संसदीय राजनीति और सोशलिस्टों से आपका एक समय पर मोहभंग हुआ था। हुआ कुछ और था और मोहभंग हो गया आपका किसी और से। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत निजी कारण से कोई एक सार्वजनिक निर्णय आप लेते हैं, लेकिन ये निजी उतना होता नहीं है, क्योंकि किसी, मान लीजिए किसी एक बहुत ही आंदोलन को या दर्शन को आप बहुत समझते हैं कि ये बहुत पवित्र है, और अचानक आपको उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि आपको वितृष्णा होने लगती है। तो ऐसा ही होता है कई बार, और वो निजी क्षण जो है ये आपके पूरे सोचने को बदलता है और जीवन के साथ आपके संबंध को बदल देता है। उस घटना ने मतलब पूरे सोशलिस्टों के प्रति आपके मन में वितृष्णा क्यों पैदा करती थी? मतलब वो इतना निजी है कि हम उसे कैमरा पर शायद नहीं बोल सकते। ठीक है, वो इसलिए कि बाद में भी बहुत सी बातें बाद की भी जुड़ती गई, लेकिन वो इतना ज़्यादा माने बलवान क्षण था कि उसने मुझको बिल्कुल हिला दिया और मुझको वितृष्णा हुई। मुझको नफ़रत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा आकर्षण समाप्त हो गया और मुझको एक अजीब लगा। कुछ और लोगों ने भी मुझसे बाद में ये पूछा कि भाई ये तो ऐसा कैसे होता है। तो बस आप ऐसे ही समझिए कि जैसे कोई ख़ास बात होती है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो वैसे ही हुआ। आपने रूस की यात्रा की, सोवियत संघ की। सोवियत संघ की यात्रा करके एक तो आपको क्या अनुभव रहे? पहली चीज़ तो आप जिस तरीके से भारत में बैठकर सोवियत संघ को देखते थे, क्या वहाँ जाकर सोवियत वैसा ही था? पहली बात तो ये। और जिन मूल्यों पे सोवियत संघ टिका हुआ था, विघटन जो हुआ उसके बाद आज की जो परिस्थिति है, अभी जो चल रहा है, उससे कितनी सहमति है? आपने कई बातें एक साथ कहीं। हाँ। मेरी पहली विदेश यात्रा जो हुई वो मॉस्को की हुई, सोवियत संघ। तो जो सबसे पहली बात मुझको वहाँ की लगी, जो अभी भी याद है, कि वहाँ कोई विज्ञापन नहीं थे। ये बाद में केवल एक और ऐसा देश मुझको मिला, क्यूबा। विज्ञापन एज इन होर्डिंग्स वगैरह? हाँ, कोई विज्ञापन नहीं। हाँ। आप यहाँ बाहर निकलिए,
या घर मैंने पूरे चारों तरफ विज्ञापन है, वहाँ कोई विज्ञापन नहीं था। वो तो एंटी पूंजीवाद है, इस वजह से चलिए आपको जो विज्ञापन भी नहीं मिला। उसका मतलब कारण बताया जाए, लेकिन ये एक तथ्य था कि विज्ञापन नहीं थे। ये 1985 की बात है। क्यूबा में 2015-16 में गया तो वहाँ भी कोई विज्ञापन नहीं था। चीन में गया लेकिन वहाँ था। तो पहली बात तो सोवियत संघ की ये लगी कि वहाँ विज्ञापन नहीं था। दूसरी बात ये लगी कि वो ऊपर से देखने में वो बहुत ही सुव्यवस्थित जीवन मॉस्को शहर का था और लोग अच्छे लगे हमको, लेकिन ये मुझको लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। इतना मुझको लग रहा था। जैसे दुकानों में भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं मिलती थीं। मैं बाहर फलों की दुकानों पर भी देखता था कि लंबी लाइन लगी हुई है। तो इससे मुझको लगता था कि सब कुछ शायद ठीक न हो। अब उसके बाद सोवियत संघ ख़त्म हो गया। अभी तो बहुत खुशी बहुत से लोगों ने मनाई दुनिया भर में, और अब वही तो है, उन्हीं का तो हुकूमत है जो सोवियत संघ को ख़त्म करके आए। तो अब क्या हालत है? बहुत ही ख़राब हालत है। तो मनुष्यता जो है प्रयोग करती है। हम उस समाज की खोज में हैं जहाँ समानता हो, न्याय हो और आज़ादी भी हो, और ये खोज जारी है। हमारा संघर्ष चल रहा है और ये मूल बात है इस इच्छा का रहना, इस स्वप्न का रहना और इस संघर्ष का चलते रहना। फिर वापस गए कभी? मुझको अभी फिर अवसर मिला था और ठीक जाते जाते मैंने तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब आप एक बार देख आए हैं उस भरे पूरे तालाब को, तब उस सूखे तालाब को देखने जाने का क्या मजा। कहीं इसकी तो वजह मैंने इनकार किया। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं, जैसे आप एक जगह आप लिखते हैं कि मैं प्रायः उन जगहों पर दोबारा नहीं जाता, नहीं गया, क्योंकि एक बार अगर आपको उससे प्रेम है और अगर दोबारा जाएं तो संभवतः वो कम ना हो जाए। वो होता है। जैसे मैं अपने बचपन की किसी भी जगह में फिर नहीं गया, इसलिए कि जो स्मृति मेरी है वो बदल जाएगी। जैसे कि पहले जो कैमरे होते थे तो फोटो खींचते थे आप जी, और उसी पर अगर दूसरा फोटो फिर खींच ले तो वो सब खराब हो जाएगा। उस तरह से कि वो हर नया अनुभव आपकी स्मृति को, पुरानी याद को खंडित भी करता है। याद हमेशा एक नहीं रहती, याद भी बदलती रहती है। कितने दोस्त आपके हैं? दोस्त नहीं है, इसलिए कि मैट्रिक तक तो ये हालत रही कि 6-7 जगहों पर मैं पढ़ा, तो कहीं अस्थायित्व नहीं था। फिर भी कुछ दोस्त उन दिनों के जो याद हैं अभी भी, तो वो हैं मेरे। और अभी एक किताब मैंने उन लोगों को समर्पित की है। तो उसमें एक तो विवेकानंद भी था जो अभी दिल्ली में है, कहानियाँ लिखता है, दूरदर्शन में था। मेरा एक दोस्त हरी है जो कुदरा में है, हरी अग्रवाल। एक सुरेंद्र आर्य है जो हसन बाजार में है, द्वारिका है। कवियों में कितने दोस्त हैं? कवियों में मेरा दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि कवियों में दोस्ती हो ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी होता है। वह बिल्कुल होता है, वो बिच्छुओं की तरह होते हैं। वो कभी नहीं, क्योंकि वो अलग ढंग से लिख रहा है, हम अलग ढंग से लिख रहे हैं, तो दोस्ती नहीं हो सकती। हम साथ साथ रह सकते हैं और हम असहमत होते हैं, हम उनके लिखने से असहमत होते हैं, वो हमारे लिखने से असहमत होते हैं। आपने एक जगह लिखा कि जब तक मैं पढ़ता रहा, यानी पूरे 2 साल से भी ज़्यादा, मनी ऑर्डर के पैसे आपके बाबूजी के मित्र जो हैं धर्मदेव सिंह वो आपको भेजते रहे। हमने बाद में बहुत धीरे धीरे अदा किए। अगर एक आदमी भी आपका सच्चा दोस्त और मददगार है तो जीवन भारी नहीं लगेगा। मेरे पिताजी को कई ऐसे दोस्तों का पाने का सौभाग्य था जो मेरा
नहीं हुआ, मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि मैं एक भी दोस्त नहीं बना सका। अब बीए में एक दो दोस्त बने, जैसे इम्तियाज़ मेरा दोस्त है, अब दिल्ली में रहता है। मुमताज़ भी था, उसका इंतकाल हो गया कोरोना में। तो बस यही, लेकिन और दोस्त नहीं बने। इसका मुलाकाती हैं। इसका मलाल रहता है। हाँ, हमेशा रहता है भाई। आप अगर गंभीर रूप से बीमार पड़े और कोई आपको देखने आए, समझिए कि वो आपका दोस्त है। कोई ना आए तो फिर आप क्या सोचेंगे? कुछ लोग प्यार से आ सकते हैं, कम उम्र के लोग, लेकिन जो जोड़ा पाड़ी हैं उनमें से अगर कोई ना आए आपको देखने तो आप क्या कहेंगे? आप जेल जाएं, कोई आपसे जेल में मिलने ना आए। आप तो गए एक बार। हम गए हैं। हाँ। रहे हैं 1 महीना। तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्त का मतलब ये कि जो दुख में साथ दे। जेल जाने ने 1 महीना जो आप रहे क्या परिवर्तन लेके आया वो जेल? क्योंकि आपने कहा कि वहां रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि कितनी स्त्रियां हैं जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकली और वो जेल में कैद हैं। जैसे गांव जो हमारे हुआ करते थे, अब तो बदल गई हालत। आज से 40-50 साल पहले जो हालत थी अब बदली है काफ़ी। लेकिन उसमें बहुत सी स्त्रियां थीं जो अपने गांव के बाहर कभी गई ही नहीं। तो जेल ही तो है एक तरह का। कोई भी आदमी अगर वो एक ही जगह रहे तो वो जेल है। जेल कोई छोटा मोटा ऐसे नहीं होता है कि एक कमरा है, वो भी एक विशाल गांव होता है, पूरा तरह तरह का सब कुछ। तो वैसे ही वो औरतें जो कभी गई नहीं, घर से बाहर नहीं निकले, तो उनके लिए तो ये दुनिया जेल ही है ना। और ऐसे ही बहुत सारे जो मजदूर हैं, अब जो गांव में ही रह गए, जो बाहर जाते हैं उनकी ज़िंदगी दूसरी हो जाती है फिर। लेकिन जो गांव में ही रह जाते हैं उनके लिए वो जेल ही है। आप कल लाहौर भी गए थे? मैं लाहौर भी गया, हाँ। अरे बहुत ही खूबसूरत है। इतना रोमानी शहर मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। कविता है जिंदाबाद, उसमें वो जिक्र आप करते हैं, लेकिन आप ये भी लिखते हैं कि यहाँ शहीदों को कोई नहीं जानता। कोई नहीं। भगत सिंह को, वो भगत सिंह किस जेल में थे, मैं पूरा दिन और रात 12 बजे तक मैं ढूंढता रहा। किसी ने नहीं, कोई भगत सिंह का नाम नहीं जानता था। वाकई वो जेल मिटा दी गई थी। तो लाहौर की जो एक बड़ी जेल थी, मैं वहाँ गया। अब वहाँ उन लोगों ने जब मुझको देखा, नाम पूछा, मुझको तरह तरह के अनुभव हुए उस बीच में। तो थोड़ा सा मैं डरा भी, लेकिन आखिर में भगत सिंह को ढूंढने निकला था। तो ये सही है। बाद में इधर जाके हमको पता चला, इधर 7-8 साल पहले वो शादमान चौक जो था, वहाँ पर भगत सिंह के लिए कोई पट्टिका लगी या उनके नाम पर रखा गया उस चौक का नाम। मैं रावी किनारे भी गया जहाँ अंत्येष्टि हुई थी उनकी, या जो भी। मैंने रावी नदी को भी देखा। नींद आपको बहुत प्रिय है। मुझको आप चाहे तभी मैं सो सकता हूँ। और तब आप एक कविता लिखते हैं, घोषणा। जिस कवि को सबसे ज्यादा नींद प्रिय हो वो राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं देख रहा। कैसे ये कविता संभव हुई थी? देखिए, ये तो बहुत ही साफ बात है कि ये राजनीतिक कविता भी है। लेकिन जैसा मुझको शुरू से लगता रहा कि कोई चीज़ शुद्ध राजनीतिक होती नहीं है। जैसे मान लीजिए विभाजन, तो राजनीतिक घटना थी, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः एक आदमी की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। एक व्यक्ति की जिंदगी पर, उसको बदल देता है, उसको ख़त्म कर देता है, या जैसा भी करता है। वैसे ही जो कुछ भी हो रहा है राजनीति में, जैसे मान लीजिए मणिपुर हुई, तो वहाँ क्या, मैंने ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति पर जो हो रहा है, जो उसके दिल पर गुजर रहा है, उसको सोचिए आप। तो इसमें भी वही है, इसमें बहुत से स्थितियाँ हैं। हाँ, बहुत सी स्थितियाँ हैं जी इस कविता में। तो आपने अंत में इसमें लिखा, मैं भारत का एक नागरिक एतद द्वारा घोषणा करना चाहता हूँ कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज़्यादा प्यारी है। वो संविधान का जो हिंदी संस्करण है, उसमें लिखा हुआ है मैं एतद द्वारा, तो वहीं से हमने ये लिया। इसमें अब होता क्या है, कविता बनने में आप बहुत जगह से बहुत सी चीज़ें लेते हैं,
लेकिन आप वित्त मंत्री के साथ नाश्ते की मेज पर बैठते भी हैं। बिल्कुल, हाँ। वो भी एक कविता है आपकी। हाँ, और उसमें बाकायदा आप तंज भी करते हैं। वो बहुत तंजिया कविता है, अच्छी कविता है वो एक आपकी। अच्छा, चूंकि अभी आपने थोड़ा इतिहास का बीच में हमारा जिक्र आ गया और कविताओं का भी जिक्र चल ही रहा है, तो आप ही का एक कोट है, मैं उस कोट से आपसे पूछ रहा हूँ। आपने एक जगह लिखा कि गांधी जी सर्वाधिक देसी थे क्योंकि वो सर्वाधिक विदेश को जानते थे। रविंद्रनाथ सर्वाधिक वैश्विक हैं क्योंकि वो सर्वाधिक भारतीय हैं। सही। गांधी जी जो विदेश गए, तो विदेश जाना अपने आप में क्रांतिकारी बात थी उस समय। लेकिन गांधी जी का जो घर है पोरबंदर में, वहाँ से बंदरगाह बहुत करीब है, तो देखते होंगे जहाज़ों को आते जाते, तो ये उनको मन में रहा होगा। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो दुनिया देखी वो अलग ढंग की दुनिया थी, और उस तरह से उन्होंने फिर भारत लौट के अपने देश को देखा, और इन दोनों का जो समन्वय हुआ उससे एक नई संस्कृति पैदा हुई। जैसे गांधी जी की घड़ी, सिर्फ ये नहीं कि वो घड़ी थी, उन्होंने पूरे समय को समझने का, उसके मूल्य का इस तरीके को बदल दिया, उसके मूल्यांकन का, समय के मूल्य अंकन का तरीका बदल दिया। वैसे ही उन्होंने सब कुछ में किया, स्वाधीनता की भावना, खुद ये बात। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इसमें आपने शब्द इस्तेमाल किए, सर्वाधिक देसी, सर्वाधिक विदेशी, सर्वाधिक वैश्विक, सर्वाधिक भारतीय, ये सर्वाधिक भारतीय क्या होता है? सर्वाधिक भारतीय तो हम भी हैं। हाँ। लेकिन रविंद्रनाथ ने जो कविता लिखी, उन्होंने कबीर, विद्यापति, चंडीदास, जयदेव, संपूर्ण संस्कृत वांग्मय, इस सब के का अनुवाद किया, कई बार अंशों का अनुवाद किया, और उस सबको का समाहार करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बनाया। इसलिए वो देशी हुए, भारतीय हुए। और दूसरी तरफ जो पूरी वैश्विक परंपरा थी, उससे भी वो परिचित थे और सब कुछ को जानते थे। इसलिए वो दोनों को मिला करके जो उन्होंने काव्य रचा, और जो संस्कृति की परिभाषा उन्होंने दी, गोरा नामक चरित्र जो रचा, ये सब कुछ उसी की देन है। फिर तो इसको आप और थोड़ा सा अंदर लेके आए तो आप ये बोलेंगे कि वो सर्वाधिक बंगाली भी थे। सर्वाधिक बंगाली हम इसलिए नहीं कहेंगे कि उतना कहने से वो सीमित हो जाएंगे। भारतीय कहेंगे। भारतीय में बंगाल भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है, तो इसलिए मैंने भारतीय कहा। गांधी जी को भी इसीलिए आपने सर्वाधिक देसी कहा, गुजराती नहीं कहा। और सर्वाधिक विदेशी, विदेश को जानने वाला कहा, लेकिन विदेशी नहीं कहा। नहीं कहा। अच्छा, कविता जीवन, या कविता में जीवन क्या है? मैं अगर इस तरीके से इसको लूँ आपसे, क्या वो स्पिरिट है या फिर वो केवल अर्थग्राह्यता है? कविता में जीवन एक तो उसकी भाषा से ही शुरू होता है। ये भाषा जो मैं व्यवहार में ला रहा हूँ, आप व्यवहार में ला रहे हैं, ये हमने और आपने तो नहीं बनाई, ये दूसरों ने बनाई, पहले से थी। तो ये भाषा जब मुझको मिलती है तो उसके साथ वो पूरा जीवन मिलता है जो उस भाषा में है, उस भाषा के साथ वो पूरा जीवन हमें मिलता है। अब ये भाषा शताब्दियों में बनी, तो वो सारा जीवन हमें मिलता है। फिर जो हमारा जीवन अनुभव है, ऐन्द्रिक भी और जो ऐन्द्रिक नहीं है वो भी, यानी जो काल्पनिक है वो भी, जो सोचा हुआ है वो भी, वो सब मिलता है, और तब कविता की रचना होती है। जीवन यही है कविता का। कुछ कुछ आपकी बातचीत में और कुछ कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े, कविताएं पढ़ी, तो एक चीज़ ये समझ आई कि हिंदी की कई चीज़ों से आप खुश हैं नहीं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये इंटरव्यू आपने दिया था लीलाधर मंडलोई को। मंडलोई जी सवाल भी वैसे ही पूछते हैं, खैर। तो आपने जवाब उनका ये दिया कि
पैसा वैसा तो कोई खास है नहीं हिंदी में। अगर किसी कवि को सारे पुरस्कार एक साथ दे भी दिए जाएं तो वो दिल्ली में एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। क्या ये कहने के पीछे का तर्क क्या है कि हिंदी में पैसा अधिक होना चाहिए कि नहीं, सिर्फ ये है कि मैंने जो लोग समझते हैं कवियों को बहुत पैसा मिल रहा है या इनाम इकराम मिल रहा है, तो ये सब ऐसे ही वाहियात बात है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये तो एक शिकायत के तौर पर भी हुआ कि हिंदी में शिकायत पैसा नहीं, वैसा ये है। एक तथ्य के तौर पर। और वो इसलिए है कि हमारा समाज तो हमको समर्थन नहीं देता ना। हमारी किताबें कितनी बिकती हैं? बहुत कम। तो जब ऐसा समाज है जहाँ उसको ठीक से जीवन बिताने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कविता की किताबों नहीं खरीदेगा। हम जब ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ उसके पास कुछ अतिरिक्त होगा, तब वो कविता की किताब खरीदने के लिए दुकान के बाहर पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। नहीं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कविताएं इस तरह से लिखी जा रही हों कि वो समाज से या लोगों से या आम जन से दूर हो रही हों। नहीं, ये कारण नहीं। इसका एक आपने अभी सोवियत संघ के बारे में पूछा था। सोवियत संघ में जब कविता की किताब निकलती थी तो लंबी पंक्ति में लोग खड़े होते थे। अब किताबें छपना मुश्किल हो गया है। ये वही देश है, लेकिन समाज बदल गया। ये परिवर्तन होता है। ये हम कैसा समाज बना रहे हैं इस पर निर्भर है। आपके यहाँ इसी भारत में मानस खूब बिकती है? मानस नहीं, हमको इस बारे में हमने लिखा भी है, कहीं मिल जाएगा आपको। ये एक शोध होना चाहिए कि कितने लोगों के घर में मानस आज है या कबीर हैं, और कितने लोग पढ़ते हैं उसको, तब वास्तविकता का पता चलेगा। देखिए, अगर पाठ्यक्रम में कवि लेखक न हो तो उनमें बहुतों को कोई जानेगा भी नहीं। ये हालत है। पुस्तकालय आपके सब के सब अब ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? ये तो आप लोगों की महिमा है। हिंदवी, रेख्ता और ऐसे दूसरे, या कविता समय, या जो भी जितने हैं, अब तो सब नेट पर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत क्रांतिकारी घटना हुई है। तो लेकिन लेखक कवि को तो कुछ मिलता नहीं है, नाम मात्र का। नहीं, जिनको मिलता है उनको तो मिलता ही है। नहीं मिलता है, बहुत कम। कितना मिलेगा? कितना चाहिए अरुण जी? अरे भाई, इतना अब हम क्या बतलाएं। अब आप चीज़ों के दाम तो जानते ही हैं। हाँ। तो उतना तो जरूर मिलना चाहिए। जैसे हमने शौक की बात की थी, तो आपका एक इंटरव्यू है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ करूँगा नहीं। मैं उस सवाल को ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें एक कवि को अपने आसपास से हटानी हो और उसे लगे कि कल मेरा अंतिम दिन है या मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आप हटाना चाहेंगे? आप स्वस्थ रहें, सब कुछ रहे, लेकिन सब रहे। सवाल इस तरीके का ये है। सवाल वो पूछा था प्रेम शंकर शुक्ल ने भी, बहुत अच्छा कवि है। हाँ। भोपाल का, और उसने पूर्वग्रह के लिए पूछा था। हाँ। तो भाई, ये बहुत साफ बात है। मैं उन चीज़ों को हटाऊंगा कि लोगों को पता न लगे कि मैं क्या क्या करता था। हाँ। क्योंकि उससे मेरी सारी ख्याति ख़त्म भी हो सकती है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को हटाऊंगा। और तद्भव के अंक से भी कुछ चीज़ों को हटाएंगे? नहीं, उससे नहीं हटाएंगे। जो लिख दिया सो लिख दिया। होली वाला प्रसंग भी सब, जो लिख दिया, जो हो गया। तो अगली किताब में मतलब वो सब आ रहा है? सब आएगा। इसलिए आएगा कि जीवन में कुछ भी अपवित्र नहीं होता। हाँ। जो घटा जीवन में वो सब घटा, और जीवन पवित्र है। इसमें घटने वाली हर घटना पवित्र है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ भी हटाना नहीं चाहिए। इसीलिए सब कुछ के बारे में लिखा जाना चाहिए। और इसीलिए हर शब्द पवित्र है। कोई शब्द अश्लील नहीं है। सब कुछ, पूरा जीवन, ये जीवन से बढ़ के पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं इस धरती पर नंगे पांव चलना चाहता हूं हमेशा, जैसे हुसैन चलते थे।
जैसे बहुत सारे शैव चलते हैं, बहुत सारे संत और साधु चलते हैं, तो मैं चाहता तो वैसे ही हूँ, लेकिन अब इस धरती को वैसा ये रहने नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत है। तो इस धरती को बचाने के लिए जो भूमिका एक कवि को निभानी चाहिए, एक लेखक को, उन संगठनों को जिनमें वो रहता है, क्या वो निभा पा रहे हैं? नहीं, इसलिए कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कवियों का कोई वश इस दुनिया पर नहीं है। कहीं भी कुछ भी जो हो रहा है अब वो हमारी पहुँच से बाहर है, और हमारे पास कोई ऐसा प्रक्षेपास्त्र नहीं है कि हम वहाँ पहुँच सकें। ये करना तो लोगों को ही है, और राजनीति के बारे में चाहे जो कोई कुछ भी कहे, करना तो इन्हीं राजनीतिक दलों को है और लोगों को संगठित होकर। आप खुद प्रलेस के सदस्य रहे हैं और आपने उसको अपनी पाठशाला कहा। क्या वो लेखक संगठन भी इसमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, किया है, लेकिन उनकी अपनी सीमा है। बहुत तरह की दिक्कतों में भी वो काम कर रहे हैं। अंततः बहुत से काम ऐसे हैं जो लेखक नहीं करेगा। जो काम तलवार को करना है वो सुई नहीं करेगी, और जो काम सुई को करना है वो तलवार नहीं करेगी। एक जगह आप लिखते हैं कि कम काव्यात्मक होना किसी समाज के लिए अच्छी बात है। अच्छा, और थोड़ी देर पहले आप मुझे कुछ और कह रहे थे। इसका दूसरा अर्थ है हाँ, कि जैसे मान लीजिए एक ऐसा समाज हो जिसमें हमेशा उत्सव हो रहा है, कभी गाना बजाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब कुछ को वो समारोह में बदल देते हैं। तो जीवन में समारोह भी हो, उत्सव भी हो, लेकिन वो समाज उत्सव धर्मी न हो जाए, वो केवल उत्सव वहाँ न हो, वो समाज अपनी गति से चले, जीवन अपनी गति से चले, जिसमें बीच बीच में उत्सव भी हों। तो साहित्य ही उत्सव धर्मी हो गया है? साहित्य उत्सव धर्मी नहीं हुआ है। साहित्य तो अभी जीवन की सबसे तीखी आलोचना जो लोग कर रहे हैं या जो शक्तियाँ कर रही हैं उनमें साहित्य है। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता है। उत्सव होने का ये अर्थ नहीं कि वो साहित्य उत्सव धर्मी हो गया, साहित्यकार हो गए। नहीं, वो भी नहीं हुए। उत्सव दो तरह के हो रहे हैं। एक तो वो जो पूंजीपतियों के घरानों के हो रहे हैं, या विज्ञापन के लिए हो रहे हैं, या व्यावसायिक कारणों से हो रहे हैं। दूसरे ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो साहित्य के कार्यक्रम होते हैं। जैसे खुद आपका ये कार्यक्रम है, साहित्य का ही तो कार्यक्रम है। तो इसको हम उत्सव नहीं कहेंगे, ये एक कार्यक्रम है, ये साहित्य का कार्यक्रम है। क्या यात्राएं आपको अभी भी भयभीत करती हैं? यात्राएं मैंने की हैं, लेकिन मैं अकेले यात्रा करने में मुझको भय लगता है अब। कुछ भीड़ के चलते, कुछ उम्र के चलते। आमतौर पर आपकी तुलना, चूंकि आप बिहार से हैं, बिहार के ही कवियों से की जाती है। कहा जाता है कि वो तेवर नहीं है जो आलोक धनवा में है। आपकी कविताओं के तेवर की तुलना होने लगती है, तब आप बोलते हैं कि तुलना करनी है तो बिहार के लोकल में मत करिए, और तुलना ही मत करिए, कवियों की तुलना करिए। ये क्यों होता है कि जब एक ही शहर में दो कवि हैं कि दोनों की आपस में तुलना की जाती है, और क्या ये सही है ऐसा करना? मुझको इसमें कुछ नहीं कहना है। किसी को कुछ भी अधिकार है करने का, और उसमें मुझको कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग तरह के होंगे। ऐसे ही आपने तब भी कुछ नहीं कहा था जब अकादमी सम्मान आपको मिला था। तो एक कवि हैं, उन्होंने अचंभे से इसको देखा था और सवाल भी उठाए थे, तब भी आपने कोई बात नहीं की थी। हाँ, इसलिए कि ये उनका अधिकार है। हमारा काम है लिखना, और दूसरे जो चाहे सो कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। मैं उसकी फिक्र नहीं करता। नहीं, एक इसमें बात ये भी उठती है साहित्य समाज में कि भाई अरुण कमल अजात शत्रु बने रहना चाहते हैं। अजात शत्रु कैसे हैं जब इतने शत्रु हैं? कौन कातिल बचा शहर में फैज, जिससे यारों ने रस्म राह न की। तो फिर कैसे अजात शत्रु? इसीलिए कुछ बोलते नहीं है। नहीं, हम सब बोलते हैं। आपने तो ये सब पढ़ा है, देखा है कि हम लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन इस पर कि
मैं उन लोगों में नहीं हूं जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, क्योंकि ऐसा करना शालीनता के विरुद्ध है। और अगर कोई मुझको खराब कवि कहता है तब भी मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसका अधिकार है। मेरा अधिकार केवल एक ही है कि मैं लिखूं और लिखता रहूं। इसी संगत में आपके एक मित्र, हालांकि आप अब कह रहे हैं कि मित्र नहीं है लेकिन है तो मित्र ही, राजेश जोशी, भोपाल में संगत हो रही थी। उन्होंने कहीं लिखा कि अरुण कमल की कविताओं का आकाश थोड़ा तंग है, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई अरुण जो है वो कछुआ प्रजाति का कवि है, हम जो हैं वो खरगोश प्रजाति के, हम छलांगे ज्यादा मारते हैं। कुछ कहना है इस पर? कुछ नहीं कहना है, हम चाहते हैं कि वो खरगोशों की जिंदगी बिताएं और खरगोश जो जो करते हैं वो सब करते रहें, उम्र बढ़ने पर भी करते रहें। ठीक। अरे बाप रे बाप, हम बस यही चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। और ये भी चाहते हैं कि वो बाकी हिंस्र जंतुओं से उनकी रक्षा होती रहे। कुछ नहीं कहना है। ऐसा तो नहीं है कि जब कछुए पर कोई हमला होता है तो वो अपने खोल में चला जाता है? कछुआ न खोल में जाता है, मैं कछुआ थोड़े हूं कि खोल में जाऊंगा। मैं तो निष्कवच हूं। एक कवि को, लेखक को निष्कवच होना चाहिए, जो चाहे उसको मारे और फिर वो धूल झाड़ता हुआ खड़ा हो जाए, क्योंकि ऐसा वो नहीं करेगा तो वो लिख ही नहीं सकता। सबसे अच्छा ये है एक कवि के लिए कि कोई ये न जाने कि आप कवि हैं। फिर एक अच्छी बात ये होनी चाहिए दूसरी कि आप लगातार पिटाएं और फिर धूल झाड़ते हुए खड़े हो जाएं और जीवन के अंत तक आप अपना काम करते रहें, लिखते रहें और ठाकुर की तरह ये कहते रहें, कवि ठाकुर की तरह, हमें नीको लगी सो करी हमने, तुम्हें नीको लगी न लगे। कभी साहित्य की राजनीति में किसी के कहने पर किसी को कुछ लाभ पहुंचाया? आप भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के जूरी में थे, उसी जूरी के परिवार के एक सदस्य को पुरस्कार आप ही ने दिया था। क्योंकि वो कविता अच्छी थी, वो कविता अच्छी थी। सवाल बहुत उठे। हाँ, वो हमेशा उठेंगे। मैं कुछ भी करता हूँ या कोई कुछ भी करेगा तो होगा, वो तो होता ही है। क्या इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप भी होता है? कुछ नहीं, मेरे साथ कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता। मुझको सचमुच लगा कि आस्तिक अच्छे कवि हैं और मुझको लगा कि वो कविता अच्छी है। कोई पुरस्कार इसलिए न दिया जाए कि आप उसे जानते हैं तो भी गलत, कोई पुरस्कार इसलिए दिया जाए कि आप उसे जानते हैं तब भी गलत। किसी को जान करके नहीं कुछ दिया जाता, रचना के आधार पर फैसला हो। तो मैंने रचना के आधार पर फैसला किया। जी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि अरुण कमल बिहार के कवियों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? अरे भाई, बिहार के कवि तो हमको तवज्जो दे ही नहीं रहा है, हम कहाँ से उसको देंगे? और अगर वो अच्छा है तो उसको क्यों नहीं उसकी तारीफ होनी चाहिए? कोई कहीं का हो, चाहे वो बिहार तो एक क्षेत्र अब न है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी कवि कहीं का किसी भाषा का हो, अगर वो अच्छा है, हमको अच्छा लगता है तो हम उसको कहेंगे अच्छा है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी नस्ल का हो, तो अच्छा है। दिल्ली से दूर रहने का आपको लाभ मिला या हानि हुई? न लाभ न हानि। मैं वहीं रह सकता हूँ जहाँ, जिस जगह को मैं जानता हूँ और जो मेरी भाषा क्षेत्र के करीब है, और इसलिए मैं पटना में रहा। दूसरा कारण आजीविका भी है, मेरी नौकरी वहीं रही और कहीं नौकरी थी नहीं, तो मैं वहीं रह गया और वहीं रहता हूँ। और जो दिल्ली में रहते हैं उनको लगता होगा कि वो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है।
नहीं तो और कुछ होते। ये भी तो हो सकता है आप बिहार में रहते ही चीज़ों को इतना होल्ड कर लेते हैं कि दिल्ली पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मतलब जो होना है वो होगा। किताबें छप जाती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं, बस हो गया। मेरे प्रकाशक दिल्ली में हैं। आपके प्रकाशक दिल्ली में हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। संभल के बोल रहे हैं? संभल के नहीं बोल रहे हैं, सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपकी किताबें तो अब 2 जगह से हैं। दोनों अच्छे लोग हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। किसी चीज़ का कोई मलाल किस मामले जीवन में? मलाल बस यही है कि मैं चाहता था कि मेरा एक घर हो जो खुली जगह पर हो, वहाँ से समुद्र भी करीब हो और पहाड़ भी करीब हो, और मैं खिड़की खोल दूँ तो सारा आसमान नज़र आए और बाहर में टहल सकूं। तो वो तो हुआ नहीं और लगता नहीं कि वो होगा। मैंने देखा कि इसके लिए आपको, जैसे अगर आप एक वन में जैसे आदिम मनुष्य रहता था वैसे अगर आप रहना चाहें तो उसके लिए आपको अरबों खरबों रुपया चाहिए। तो अब ये छोटी इच्छाएं जो हैं इनके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो वो संभव नहीं। अपनी केवल धार से लेकर योग फल तक अरुण कमल में कितना बदलाव आया? कविता में या आदमी में या दोनों में? दोनों में। जाहिर है अपनी केवल धार के वक्त मेरी जब किताब छपी तो मैं 27-28 साल का था। अभी जो किताब मेरी आएगी तब मैं 69-70 का हूँ, तो ये तो फ़र्क बहुत बड़ा हो गया। इसके साथ जीवन में बहुत से नए अनुभव आए, तरह तरह के अनुभव आए, और शरीर के भी अपने अनुभव हैं। शरीर के अनुभव के बिना कविता में जिसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी, वो उसकी प्रामाणिकता नहीं होती। तो वो भी परिवर्तन आए और कविता लिखने के तरीके बदलते गए। अब मैं फिर सोचता हूँ कि कविता को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए। क्या इन सब के बीच में कुछ छूटा भी? छूटा, जैसे मैं अभी भी मुझको लगता है कि अगर मुझको कुछ सुविधाएं अधिक होती और कुछ मैं समय अपना बर्बाद नहीं करता तो मैं ज़्यादा बढ़िया से तैयारी कर सकता था, दुनिया के ज़्यादा लेखकों को पढ़ सकता था, संगीत में सुन सकता था, जिसका मलाल मुझको अभी तक है कि मैंने श्रेष्ठ संगीत दुनिया का नहीं सुना। मैं बहुत अकेले घूम सकता था और वो दुनिया के सारे चित्र देख सकता था। तो ये इसका मलाल है। कविता के क्षेत्र में खासकर 80 के दशक में तो आप एक सितारा बन के उभरे ही, लेकिन सितारा नहीं, मेरी एक कविता की पंक्ति है सितारा कि बनने से अच्छा है गंदी गली का लैंप पोस्ट बनना। तो अगर बनना हो तो मैं एक लैंप पोस्ट ही बनूंगा कि अंधेरे में रास्ता लोगों को बताए। किसी सितारे से गली में रास्ता नहीं मिलता, समुद्र में मिल जाता है। कोई ऐसा काम जिस पर आपको गर्व होता हो कि ये मैंने किया, या कोई ऐसा काम जिसको देखकर ईर्ष्या होती हो कि ये मैंने क्यों नहीं किया? हाँ, ऐसे बहुत से काम हैं। जैसे कि मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की तरह, जिसमें कुछ कम्युनिस्ट भी हैं, कुछ गांधीवादी भी हैं, सर्वोदयी भी हैं, कि उनकी तरह मैं अपना जीवन बिता पाता, जो आदिवासियों के बीच में, गरीबों के बीच में, मज़दूरों के बीच में काम कर रहे हैं, दलितों के बीच में, और वो बहुत जोखिम में जान डाल के काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के। तो उन लोगों को मैं बहुत रश्क से देखता हूँ, बहुत आदर के साथ देखता हूँ। कोई ऐसा काम जो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन करना चाहते हैं?
घूमना चाहता हूँ अकेले, यात्राएं तो आपको भयभीत करती हैं। लेकिन इच्छा यही है कि मैं बहुत घूमूं अभी भी। चलिए, आप खूब घूमें, खूब लिखें। और मेरी 2-3 इच्छाएं हैं घूमने में। हाँ। अभी एक तो मुझको हम्पी मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नहीं गया। और मैं कश्मीर घाटी को एक बार फिर से घूमना चाहता हूँ, और लद्दाख, और बाहर मैं यूनान और रोम जाना चाहता हूँ, वाह। जो सभ्यताओं के। चलिए, आप ये तीनों जगह घूमें, खूब घूमें। और ये जानता हूँ कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं कवियों की। हम नाम लें और अरुण जी उसकी मिमिक्री कर सकते हैं, तो यहाँ तो मैं नहीं कहूँगा आपसे करने के लिए, लेकिन करते बहुत अच्छे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, एक कवि मिमिक्री के सिवा और करता क्या है? ना ना, एक कवि यही करता है। हाँ। वो बहुत सारे लोगों की नकल करता है। हाँ। उनकी भाषा की, उनकी भावनाओं की। हाँ। और जो कवि जितना ज़्यादा ये कर सके, भाई अगर शेक्सपियर और चार्ली चैपलिन इतने महान लोग हैं, या तुलसीदास या वाल्मीकि, किसी को ले लीजिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने में उतार लिया। अच्छा, अंत कर रहा था, लेकिन चूंकि शेक्सपियर का नाम आ गया, आपने पश्चिम के कवियों पर अनुवाद और बाकी तमाम काम किए हैं, फिर अचानक से ये बंद क्यों कर दिया आपने? बंद कहाँ नहीं किया, लगातार करते रहते हैं, छपता भी रहता है। किताब की शक्ल में तो नहीं? किताब की शक्ल में वो कुछ कॉपीराइट का जो मामला होता है वो भी है, और दूसरे कोई छापेगा तब तो। अब छापेंगे? अरे तो आपको हम अभी दे देंगे। मैं तो इतने संभव है कि अब छपे। बहुत अनुवाद किए, रोज अपनी मर्जी से अनुवाद करते हैं, देखने के लिए। देखिए कि जैसे ये घड़ी है, हाँ, तो इसको खोल के हम देखते हैं कि ये चलती कैसे है, लेकिन जैसे ही खोलते हैं ये रुक जाती है। हाँ, तो लेकिन हमको पता चल जाता है कि मशीन यहाँ है, ऐसे चलती। फिर जब मैं उसको वापस घड़ी की शक्ल में करना चाहता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। तो अनुवाद में यही होता है। ठीक, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ देखने को कि ये कविता बनाई कैसे गई, और तब मुझको लगता है कि अरे इसको फिर ठीक करने में, अनुवाद हिंदी में लाने में तो वाह, वो पूरी घड़ी नहीं बनी। लेकिन फिर भी देखता हूँ कि चलो वक्त का पता तो चल रहा है। और आपके साथ मुझे वक्त का पता नहीं चला कि कैसे इतनी देर। बहुत आनंद आया मुझको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने संगत के लिए समय दिया। और नहीं, समय नहीं दिया, समय आपने दिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, हिंदवी का रिश्ता। मैं ये जानता हूँ बहुत सी बातें छूट गई होंगी, और कभी कभी कुछ छूट जाना बहुत अच्छा होता है। फिर करेंगे, एक बार में कितना, एक बार में कितना करेंगे? इतना लंबा जीवन 2 घंटे में वैसे भी समेटा नहीं जा सकता। फिर भी आपने बहुत अच्छा से किया, बहुत। हमेशा लिखते रहें, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़कर करें। ठीक है, अपनी केवल धार पढ़ देते हैं। धार पढ़ दूं जी? ये बिल्कुल शुरू की कविता है। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपको, आप सबको बहुत शुक्रिया। रे, जब मैं उन बच्चों में खेलने जाता था तो बच्चे आपस में कहते थे कि ये जो भिखारी दूसरी बीबी लाया है उसका लड़का है ये। जैसे अनटचेबिलिटी है तो वो कविता में आएगी, कहानी में आएगी, उपन्यास में आएगी, और बार बार आएगी, हर कवि के उसमें आएगी। जाति जब किसी को लाभ पहुंचा रही होती है तो व्यक्ति नहीं तोड़ना चाहेगा।
जिसको नुकसान पहुंचा रही है वो उसे तोड़ना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक का जो पहला संपादकीय लिखा था, उसमें उन्होंने समाज की व्याख्या की। उन्होंने कहा भारतीय समाज एक बहुमंजिली इमारत की तरह है। कोई भी विभाग यार कोई दलित कल्याण के लिए थोड़ी खोला गया है, वो तो सबके लिए है। एहसास से कमतरी हुआ आकर बड़ों के साथ, रिश्ता मगर बना रहा अपनी जड़ों के साथ।